हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल हब। तो आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई का एक जो कंसेप्ट है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट उसे देखने वाले हैं। इसके जो पहला कंसेप्ट था एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई एंड देयर रिलेटेड कंसेप्ट, उसको हमने पहले ही एक वीडियो में पढ़ लिया है। ये हमारा सेकंड कंसेप्ट है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, जिसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और थर्ड जो कंसेप्ट है एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई एंड इट्स करेक्टिव मेजर्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 मार्क्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव द मीनिंग ऑफ एक्स एंटी सेविंग्स दिल्ली 2010। यानी कि एक्स एंटी सेविंग्स का क्या मतलब होता है। तो देखो दो तरह की होती है, एक तो होती है एक्स एंटी और एक होती है एक्स पोस्ट। एक्स एंटी मतलब होता है प्लान्ड और एक्स पोस्ट मतलब होता है एक्चुअल। ठीक है, तो एक्स एंटी सेविंग क्या हो गई, वो सेविंग जो कि हम इकोनॉमी में प्लान करते हैं कि हमारी इतनी सेविंग हो एक अकाउंटिंग ईयर में। ये एक्चुअल सेविंग नहीं होती, ये प्लान सेविंग होती है। ठीक है, तो हम एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। द प्लान और डिजायर्ड सेविंग ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज टर्म्ड एज एक्स एंटी सेविंग। दीज आर डिजायर्ड सेविंग्स बाय द पीपल ऑफ फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो जो प्लान और डिजायर्ड सेविंग होती है अकाउंटिंग ईयर में वो एक्स एंटी सेविंग होती है, और ये डिजायर्ड सेविंग जो है वो लोगों के द्वारा की जाती है 1 साल में। अब सेकंड है व्हाट इज एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो वही सेम हो जाएगा। एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो कि हम क्या कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर, वो हो जाता है एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड। एक्स एंटी मतलब प्लान्ड। तो इसका आंसर है the planned expenditure on the purchase of goods and services in an economy during a period of 1 year is termed as ex ante aggregate demand। यानी कि जो एक्सपेंडिचर किया जाता है प्लान गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज पे इकोनॉमी के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर में, उसे बोलते हैं एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड। थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन विल देयर बी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। यानी कि नेशनल इनकम जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल की कब होगी। तो नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई होती है ना नेशनल इनकम, मतलब कि नेशनल इनकम के इक्वल ही होती है एग्रीगेट सप्लाई। तो जब क्या होता है एग्रीगेट डिमांड जो है वह एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, तो वो क्या होता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो व्हेन विल देयर बी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम का मतलब है कि नेशनल इनकम जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल पे कब होगी। तो कब होती है, जब क्या होता है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है तब। तो एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, AD इक्वल्स टू AS इन एन इकोनॉमी at full employment level, then it is termed as equilibrium level of national income। यानी कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है, AD AS के बराबर होता है इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, तो उसे बोलता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है। तो इसका आंसर होगा 1, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो होता है वो क्या होता है MPC के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो जैसे जैसे MPC बढ़ता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी बढ़ता है। अगर हम MPC की वैल्यू क्या मान ले, 0 मान ले, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वो कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। ठीक है, जब MPC 0 हो। और जो हाईएस्ट वैल्यू है मल्टीप्लायर की, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, इन्फिनाइट हो सकती है। जब क्या होगा MPC 1 होगा। अगर MPC 1 है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, इफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 1, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये तो मैंने अभी बता दिया कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1 है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना होगा, ऑफकोर्स 0 होगा। ठीक है, और इसमें नीचे सॉल्व करके भी बताया कि K 1 1 माइनस MPC होता है। अब हमने क्या किया,
के 1 माइनस MPC, मतलब कि के 1 अपॉन माइनस 1, तो 1 में से 1 गया तो 0, तो MPC कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इसमें सॉल्व करके बता रखा है। अब आते हैं 3 मार्क्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, व्हाट कैन बी इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है और उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है जो हमें ये बताता है कि जब हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करते हैं तो उससे इनकम में कितना इंक्रीज होता है। ठीक है, यानी कि जब हम इन्वेस्टमेंट के अंदर कुछ चेंज करते हैं तो इनकम के अंदर कितना चेंज आता है वो हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताता है। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है जब MPC 0 हो, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इन्फिनाइट हो सकती है जब MPC 1 हो। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज अ रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड अ करस्पॉन्डिंग चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इट रिप्रेजेंट्स द रिस्पॉन्सिव ऑफ इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इट इज डिनोटेड बाय K। सिम्बॉलिकली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर K चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, रेशियो होता है चेंज इन इनकम और करस्पॉन्डिंग चेंज इन इन्वेस्टमेंट का। और ये हमें बताता है कि जब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के अंदर चेंज आता है तो उसके वजह से इनकम में कितना चेंज आता है, और इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला इस तरीके से होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर K इक्वल्स टू चेंज इन इनकम Y और चेंज इन इन्वेस्टमेंट I। MPC is marginal propensity to consume. The value of multiplier depend upon the value of MPC। ठीक है, तो MPC मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और जो मल्टीप्लायर की वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड होती है, MPC की वैल्यू पे डिपेंड होती है। तो देखो अगर MPC 0 है तो K कितना होता है, 1 होता है, और MPC 1 है तो K इन्फिनाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बीच में रिलेशन बताना है। तो देखो इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। जब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इंक्रीज होता है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी इंक्रीज होता है, और इनफैक्ट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज हो रहा है इसलिए तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इंक्रीज होता है, और जैसे ही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्रीज होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी डिक्रीज हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि MPC की जो रिलेशनशिप है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के साथ में वो डायरेक्ट क्यों होती है। तो देखो MPC हमें क्या बताता है कि हम कितना ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं हमारी एडिशनल इनकम पे। ठीक है, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है हमारा कंजम्पशन कितना इंक्रीज हो रहा है। तो देखो हमारा जो कंजम्पशन है, ठीक है, वो किसी और की इनकम होगी। अगर मान लो मैं कोई भी चीज़ खरीदती हूँ तो मेरे किसी चीज़ को खरीदने से किसी और को पैसा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, इनकम होगी किसी और की, तो इनकम अगर ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो पाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर पाएगा। तो इसीलिए जो MPC है और जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो आपस में रिलेटेड होते हैं। तो एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। देयर इज अ डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड मल्टीप्लायर। हाइयर द MPC हाइयर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है MPC और मल्टीप्लायर के बीच में। MPC की अगर वैल्यू हाइयर है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी हायर होती है। मल्टीप्लायर K इक्वल्स टू 1 माइनस MPC। इफ MPC is 0.5 then K will be 2। ठीक है, सॉल्व कर रखा है। When MPC increases to 0.75 the K will be 4। ठीक है, तो इस जैसे जैसे क्या होता है, MPC 0.5 था तो K कितना होता है, 2 था, और जैसे ही हमने MPC को कितना बढ़ा दिया, 0.25% बढ़ा दिया, यानी कि वो 0.75 हो गया, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे जैसे MPC इंक्रीज होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी इंक्रीज हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। स्टेट whether the following statements are true or false, give reason for your answer। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है, और हमें रीज़न देना है कि हमने ऐसा आंसर क्यों चुना। तो सबसे पहला, व्हेन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी ग्रेटर देन 5। यानी कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो ज़्यादा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से, तो क्या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी क्या। तो देखो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इसमें आपको ऐसा नहीं कि आप तुक्के लगा रहे हो कि नहीं हो सकती है नहीं हो सकती, दो ही है, या तो ट्रू या फॉल्स, लेकिन आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके देखना है कि क्या इसमें क्या होगा। ठीक है,
तो देखो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की जो ज़्यादा वैल्यू है वो अपन कितनी मान ले, 0.6 मान ले, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी की टू सेव की वैल्यू अपन कितनी मान लेते हैं, 0.4 मान लेते हैं, ठीक है। और अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या 5 आता है क्या, मतलब क्या 5 से ज़्यादा आता है क्या। तो हम इसका आंसर देखते हैं। तो देखो MPC अगर हमने 0.6 माना, ठीक है, MPS अगर हमने 0.4 माना, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लगा सकते हैं MPS इक्वल्स टू 1 माइनस MPC, ठीक है। इस फॉर्मूले से अगर हमने निकाला तो MPS को हम क्या क्या करेंगे, 1 माइनस 0.6, तो 0.4 हमने MPS निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन MPS। तो जब हमने 1 अपॉन MPS किया यानी कि हमने 0.4 किया तो कितना आ गया, 2.5 आ गया, 2.5 आ गया। इसका मतलब क्या है, यानी कि जब क्या होता है MPC ज़्यादा होता है MPS से तो क्या नहीं आती, वो वैल्यू 5 से ज़्यादा नहीं आती है। तो इसमें क्या आ जाएगा, फॉल्स, नो द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। और हमने ये एग्जाम्पल देख के इसको समझ लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैन नेवर बी नेगेटिव। तो हमारा जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये जो स्टेटमेंट है ठीक है, क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू जो सेव है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्योंकि देखो जो हमारी सेविंग होती है वो क्या होती है, बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होती है, उसका जो रेट होता है, ठीक है। अगर मान लो हमारी इनकम जो है वो 0 है और उस पर हमारा कंजम्पशन कितना हो रहा है, -50 हो, मतलब 50 हो रहा है, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन 50 हो रहा है, तो हमारी सेविंग कितनी हो गई, -50 हो गई। और जब हमारा कंजम्पशन जो है वो कितना हो गया, -30 हो गया, तो हमारी सेविंग के अंदर क्या हो गया, इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। हमारी सेविंग क्या आ गई, -30, यानी कि -50 से हमारी सेविंग -30 हो गई, तो क्या हुआ, +20 का इंक्रीज़ हुआ, राइट। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो एक बार इसका सिस्टमेटिक आंसर देख लेते हैं। यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Has MPS tell about change in saving due to change in income, and change in saving will always positive even if saving is negative. Has with the rise in income saving rises at a faster rate than consumption, so MPC can never be negative, ठीक है। तो MPC जो होता है वो हमें बताता है कि जैसे जैसे सेविंग में चेंज हो रहा है चेंज इन इनकम की वजह से, और जो चेंज इन सेविंग होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है अगर सेविंग नेगेटिव भी हो तो, क्योंकि ये क्या होती है, इनकम के साथ में बढ़ती है, ठीक है। सेविंग जो है वो फास्टर रेट से बढ़ती है कंजम्पशन के कंपैरिजन में, इसीलिए MPC जो है कभी भी इसलिए MPS जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। MPC भी कभी नेगेटिव नहीं होता, दोनों ही नेगेटिव नहीं होते, MPC और MPS। Question number 15. Giving reason, state whether the following statements are true and false. Average propensity to save is always greater than 0. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिल्कुल, क्योंकि जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है वो 0 से कम भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। क्योंकि देखो जब हमारी 0 लेवल ऑफ इनकम होती है तो उस पर जब हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन करते हैं तो हमारा जो सेविंग होती है वो नेगेटिव ही होती है, ठीक है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव नेगेटिव भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो 0 से ऊपर ही, और 0 भी हो सकता है। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वेराइज बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू जो है वो 0 और इन्फिनिटी के बीच में वेरी करती है क्या, तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। अगर MPC 0 है तो भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू 0 और इन्फिनिटी के बीच में वेरी नहीं करती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो एक बार हम इसका सिस्टमेटिक आंसर देख लेते हैं। No, the statement is false. When average propensity to consume APC is greater than 1, when consumption is greater than income, average propensity to save APS will less than or equal to 0, ठीक है। तो जब क्या होता है 0 लेवल ऑफ इनकम पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है तब क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव नेगेटिव ही होता है,
ठीक है। और जब जब कंजम्पशन इनकम के बराबर होता है तो सेविंग कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव तब 0 होता है। एंड नेक्स्ट क्या था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वेराइज बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। तो इसका आंसर देखते हैं, नो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। वी नो दैट k इक्वल्स टू 1 माइनस MPC, सो इवन इफ द MPC will have its minimum value i.e. 0, then the investment multiplier will be 1. Similarly, when MPC is 1, the value of investment multiplier is infinite. Hence, value of investment multiplier varies between 1 and infinity. ठीक है, तो ऊपर वाला स्टेटमेंट फॉल्स है कि 0 और इन्फिनिटी के बीच में वैरी करती है। 16th, गिविंग रीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। अब हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट नीचे दे रखे हैं वो सही है या गलत है। व्हेन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0, देन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ऑल्सो बी 0। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा कि जब क्या होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू 0 होगी तब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैन नेवर बी लेस देन 0। ठीक है, तो जो वैल्यू है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की वो क्या कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती। तो ये तो हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था, यहीं पे ही दे रखा है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और इसमें भी वही बात है, वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैन बी नेवर लेस देन 0। तो ऑफकोर्स लेस देन 0 हो सकती है, जब ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है तो 0 से कम ही हो। इसी के साथ हमारे जितने भी क्वेश्चंस जो थे इस टॉपिक के वो कंप्लीट होते हैं। एंड thanks for watching my video. Please like and share my video and subscribe my channel.